तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो आप लोग, प्रॉपर्टी नंबर 7। क्या कहता है ये? इफ टू एनी रो और कॉलम द स्केलर मल्टीपल of any other row or column is added, then determinant remains unchanged। क्या मतलब है इसका? देखो जी, वैसे तो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। If to any row or column the scalar multiple of any other row or column is added, then the determinant remains unchanged। यानी अगर किसी रो में या फिर किसी कॉलम में दूसरे किसी रो का स्केलर मल्टीपल ऐड किया जाए तो डिटर्मिनेंट अनचेंज रहता है। ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, लेट्स से 7 8 और मैंने ले लिया 1 ले लिया। चलो ठीक है, मैं एक ना इसका काम करता हूँ, पहले डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? मान लेते पहले रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ तो 1 इसको और इसको हाइड कर दूंगा तो आएगा 5 माइनस 6 8 जा 48। फिर आएगा -2 इसको और इसको हाइड कर दूंगा, आएगा 4 माइनस 42 प्लस 3 इसको और इसको ऐड कर दूंगा तो आएगा 32 माइनस 35। ठीक है जी, ये कितना आ रहा? -43। ये कितना आ जाएगा? 38। ठीक है, हाँ 38 हो गया। ये 38 2 से कितना हो जाएगा? 76 प्लस का 76 हो जाएगा, हाँ है ना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा -9। क्लियर है? समझ में आ गई बात सबको? इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आएगा? 33। 33 में से 9 का कितना हो जाएगा? 24। तो जो हमारा डिटरमिनेंट है वो कितना आ गया? 24। ए का डिटरमिनेंट मैंने निकाल लिया। पर ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है देख लो। ये प्रॉपर्टी कह रही है अगर किसी रो में या फिर किसी कॉलम में दूसरे किसी रो का, ठीक है, दूसरे किसी रो का स्केलर मल्टीपल अगर ऐड किया जाए तो डिटरमिनेंट अनचेंज रहता है। क्या मतलब है? मान लेते हैं मैं R1 में चेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? R1 में चेंज। R1 में इस रो में मैं किसी और रो का स्केलर मल्टीपल, मान लो इस वाले रो का स्केलर मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल मतलब स्केलर तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं 2 ले रहा हूं, 2 टाइम्स ऑफ R2 कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है डिटरमिनेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, किसी रो में कोई भी रो पिक करो, मैंने ये वाला रो पिक कर लिया, इसमें बचे हुए किसी भी रो का स्केलर मल्टीपल में ऐड कर रहा हूं, डिटरमिनेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, स्केलर मल्टीपल कुछ भी हो सकता है रिक्वायरमेंट के अनुसार, अभी तो सिर्फ मैं प्रॉपर्टी समझा रहा हूं। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, R1 को चेंज कर रहा हूं, R1 में 2 टाइम्स ऑफ R2 ऐड करके, इसमें इसका 2 टाइम्स ऐड कर रहा हूं। अच्छा, जब 2 टाइम्स ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली बात है मैट्रिक्स तो चेंज हो जाएगा, डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा पर मैट्रिक्स चेंज होगा क्योंकि कंटेंट चेंज हो रहा है। तो इसमें इसका 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो 1 में इसका 2 टाइम्स ऐड करो, 2 टाइम्स ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 8, 8 में +1 करेंगे कितना आएगा? 9। 2 में इसका 2 टाइम्स ऐड करेंगे, ये तो लिखा हुआ है R1 में, R1 के जितने भी एलिमेंट है सब में 2 टाइम्स होगा किसका? R2 का। और जब भी हम ट्वाइस वगैरह करके ऐड कर रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। ठीक है ना, 2 में ऐड कर रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ 5 यानी कि 12, 3 में ऐड कर रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ दिस यानी 15। समझ आ गई बात? बाकी ऐसी कॉपी करेंगे क्योंकि सिर्फ बदलाव किसमें आ रहा है? R1 में। ठीक है जी, मैं कह रहा हूं इसका डिटरमिनेंट यही आएगा, ऐसा मैं क्लेम कर रहा हूं। ठीक है, करके देखते हैं भाई होगा क्या। सिर्फ यही तो बदलेंगे, बाकी अंदर तो सेम ही रहेगा। तो जाएगा 9 5 माइनस 48 -2 2 नहीं 12 आएगा। 12 हो गया ना? 12 4 माइनस 42 प्लस 15। सही बात है कि नहीं है? ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय -43 -12 मल्टीप्लाई बाय -38।
ठीक है, +15 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। 9 3 27, 2 कैरी, 9 36, -387, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 8 का कितना होता है 96, 9 कैरी 36 45, है ना। ये ऐड हो जाएगा कितना आएगा -45, सही है। 24 ही आएगा, करके देख लो आप। सबको बात समझ आ गई, प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अगर मैं क्या कर रहा हूं, किसी रो में, किसी भी रो में कोई भी रो पिक कर लूंगा और उसी को बदलना है, तो R1 इधर लिखा हो तो R1 इधर लिखोगे, और इसमें कुछ मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई दूसरे किसी रो में करके फिर इसमें ऐड करना है। समझ आ गई बात। अगर मैं R2 में बदलाव करूंगा तो R2 लिखा जाएगा यहाँ पे, और R2 में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई किसी और रो में करना है। क्लियर हो गई बात, सब क्लियर हो गई। अच्छा, इसको ना मैं ऐसे भी समझ सकता था, पहले आप ये नोट कर लो। देखो चलो मैं यहां कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है ए, इसमें एलिमेंट होते हैं ए बी सी डी, नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि मैट्रिक्स होता है ए, इसमें एलिमेंट होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मान लेते हैं R2 में बदलाव कर रहा हूं, R2 में ऐड कर रहा हूं k टाइम्स ऑफ R3। यही तो बोल रहे हैं इस ऑपरेशन में, इस प्रॉपर्टी में यही बोल रहे हैं, किसी भी रो में, जो भी रो जिसमें भी बदलाव चाह रहे हो, उसी रो में k टाइम्स ऑफ एनी अदर रो ये आप ऐड कर रहे हो। रो या कॉलम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मैट्रिक्स का नाम तो बदल गया, यहाँ पे हो जाएगा A D G। बदलाव इस बार मैंने किस में किया है, सेकंड रो में, तो B में क्या ऐड कर रहा हूँ k टाइम्स ऑफ थर्ड रो, तो k टाइम्स ऑफ C। सही बात है। E प्लस k टाइम्स ऑफ F, H प्लस k टाइम्स ऑफ I, और यहाँ पे C F I ऐसे ही रहेगा। मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो डेल्टा है, यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ B अगर मैं निकालूंगा तो ऐसा कुछ आएगा, A D G B E H C F I प्लस, देखो मैंने आपको कहा था अगर डिटर्मिनेंट का कोई रो सम की फॉर्म में हो, ये डिटर्मिनेंट नहीं था, ये मैट्रिक्स था, पर जब मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूँ पूरे में डिटर्मिनेंट आ जाएगा, है ना। फिर उस प्रॉपर्टी, मैंने इससे पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर कोई भी रो एलिमेंट्स की सम की फॉर्म में है तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ अलग अलग डिटर्मिनेंट में, हाँ या ना। तो जब ब्रेक करूंगा तो जो ब्रेक हो रहा उसी को ब्रेक करेंगे, बाकी सब तो कॉपी करेंगे, तो जो है के सी के एफ के आई, और यहाँ पे सी एफ आई। आप ना एक चीज नोट करो, ये वाला रो और ये वाला रो प्रोपोर्शनल है। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि अगर दो रो प्रोपोर्शनल है तो पूरे का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो गया, और ये तो वही आ गया जो पहले था, यानी डेल्टा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आ गया डेल्टा प्लस 0, जो कि क्या आ गया डेल्टा। समझ में आ गई बात, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो ये 7 प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 8, इसमें लिखो इफ ऑल एलिमेंट्स of a row और कॉलम, ठीक है, या तो किसी रो का, ऑफ अ रो मतलब एक रो, या फिर कॉलम का R0, अगर किसी रो के या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है, देन इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, देन इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। बताओ जी, बात समझ आ गई, बहुत ही सिंपल बात बोली हुई है। एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसमें इस तरह देगा 0 0 0 1 2 3 4 5 6, और बोला जाता है इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, सीधा क्या लिखना है 0। कब कब 0 हो गया, 3 चीजें बता दी जब 0 होता है, ठीक है। कौन कौन सी चीज, पहला, अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल है तब भी 0 होता है,
अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल तब जीरो है, अगर दो रोज या दो कॉलम्स प्रोपोर्शनल है तब जीरो है, अगर किसी रो के या किसी कॉलम के, जैसे ये तो कॉलम हो गया, किसी एक कॉलम के या किसी एक रो के सारे एलिमेंट जीरो है तब भी जीरो है। तो तीन प्रॉपर्टी मिल गई जब जीरो होते हैं। बताओ बात समझ आ गई? प्रॉपर्टी नंबर 9, डिटर्मिनेंट of a diagonal matrix is equal to the product of diagonal elements। क्या बात बोली है? आसान है बड़ा। मान लेते हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स मैंने जब मैट्रिक्स पढ़ाया था मैंने बताया था डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन जीरो, बाकी सब क्या होते हैं, जीरो। वैसे करेक्ट डेफिनेशन ये है कि मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो होते हैं। करेक्ट डेफिनेशन ये है। एक्चुअली डायगोनल भी जीरो हो सकते हैं, समझ में आ गई बात? पर डेफिनेशन क्या है, मेन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो है। अब मेन डायगोनल कुछ भी हो सकता है, मेन डायगोनल जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब जैसे कि मान लो ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है और बोला जाए इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो प्रॉपर्टी कहती है तुम्हें सीधा डायगोनल एलिमेंट्स के क्या करने हैं, प्रोडक्ट निकालना है, यानी 1 इंटू 2 इंटू। समझ में आ गई बात? ठीक है। इससे एक चीज और समझ में आती है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 1 1 होते, बाकी सब जीरो होते, पता है ना? तो उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, डिटर्मिनेंट होता क्या है? नंबर होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। होता तो नंबर ही है, तो हम दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसके मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है समझो। जैसे पहला डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लेट से अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, ठीक है, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3। जैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे ना वैसे नहीं करना है, ठीक है? तो कैसे करना है, मैट्रिक्स में ऐसे मल्टीप्लाई होता था, ये वाला रो ये वाला कॉलम ऐसे होता था। इसमें रो रो से होगा, ठीक है, इस तरह होगा, पहले ये वाला रो पहले इससे होगा, फिर यही वाला रो इससे होगा, फिर यही वाला रो इससे होगा। मतलब पहले रो के पहले डिटर्मिनेंट के रो को दूसरे वाले डिटर्मिनेंट के सभी रो से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे होगा, a1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा 1, तो a1 अल्फा 1 प्लस b1 बीटा 1 और प्लस c1 गामा 1, ये हो गया, ठीक है। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो से, तो यहां पे आएगा a1 अल्फा 2 प्लस b1 बीटा 2 प्लस c1 गामा 2, और ऐसी मल्टीप्लाई होगा ये इससे, तो क्या आएगा a1 अल्फा 3 प्लस b1 बीटा 3 प्लस c1 गामा 3। समझ में आ गई बात? फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई हो गए तीनों, अब सेकंड वाले से करना है सबको, तो आएगा a2 अल्फा 1 प्लस a2 बीटा 1 प्लस a2 गामा 1, फिर आएगा a2 अल्फा 2 प्लस a2 बीटा 2 प्लस c2 गामा 2, फिर आएगा a2 अल्फा 3 प्लस b2 बीटा 3 प्लस c2 गामा 3। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, और यहां पे क्या आएगा a3 अल्फा 1 प्लस a3 बीटा 1 प्लस a3 गामा 1, और यहां पे ऐसे आ जाएगा a3 अल्फा 2 प्लस a3 बीटा 2 प्लस a3 गामा 2, और यहां पे क्या आ जाएगा a3 अल्फा 3 प्लस a3 बीटा 3 प्लस c3, ओ सॉरी यहां पे a3 नहीं आएगा, ओहो हो, एक मिनट एक मिनट, यहां पे गड़बड़ कर दी ना मैंने, a1 a2 b2 आएगा ना, ये देखो a2 b2 c2, इधर भी
A2 B2 C2 सही है, A2 B2 C2 सही है, A3 B3 C3, A3 B3 C3, A3 B3 और C3 गामा 3। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस तरह प्रोडक्ट निकालना है। क्लियर है? तो यहां पे आपकी खत्म होती है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। कितनी प्रॉपर्टी लिखाई है मैंने? टोटल 10 लिखाई है। आपको याद करना है, मैं आपसे सुनूंगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज वाले जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई में हट चुके हैं, करेंगे लेकिन हम करेंगे लास्ट में, आपका लास्ट में ही है वैसे, ठीक है ना। तो अब हम बाकी टॉपिक्स पहले पढ़ लेते हैं। चलो जी, आप लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखो। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, बल्कि पहले माइनर्स लिखो, कोफैक्टर्स बाद में लिखेंगे, पहले लिखो माइनर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है, पहले माइनर्स लिखेंगे। अब पहले समझ लो माइनर होता क्या है। माइनर होता क्या है, चलो लिख ही लो। माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij of a determinant is a determinant obtained by deleting its ith row and jth column। ठीक है, माइनर क्या होता है? देखो माइनर का मतलब क्या होता है, वैसे तो छोटा होता है ना। माइनर किसका निकलेगा? एलिमेंट का। किसके? कौन सा एलिमेंट? Aij। ये किसका एलिमेंट होगा? ये डिटर्मिनेंट का एलिमेंट होगा। ठीक है, आगे देखते क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11 A12 A13। चलो ऐसा नहीं लेते, एग्जाम नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट से -2 ले लिया। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। मुझे ना इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। कितने एलिमेंट है यहाँ पे? टोटल 9 एलिमेंट। कितने माइनर होंगे? 9 माइनर होंगे। अब क्योंकि माइनर जो होता है, यहाँ पे लिखा ना माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट, मतलब माइनर किसका ले रहे हैं हम? डिटर्मिनेंट का ले रहे हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स से ले सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग माइनर डिटर्मिनेंट का मान रहे हैं, तो इसको मैंने डिटर्मिनेंट बना दिया। बताओ इतनी बात समझ आ गई? अब इस डिटर्मिनेंट का माइनर, यानी कि इससे छोटा वाला डिटर्मिनेंट, भाई डिटर्मिनेंट का माइनर है तो डिटर्मिनेंट से छोटा वाला डिटर्मिनेंट होगा, यानी माइनर खुद एक डिटर्मिनेंट होता है, पहली बात तो जैसे A11 है, मैं बोलूंगा माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ एलिमेंट Aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का Aij एलिमेंट है, उसका माइनर कैसे निकालेंगे? बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। ith रो 1 1 है, तो i की वैल्यू कितनी हुई? 1, j की वैल्यू कितनी हुई? 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बन के आएगा, इसे बोलेंगे माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। और माइनर खुद, ये माइनर किसका है? डिटर्मिनेंट का माइनर है, तो डिटर्मिनेंट का माइनर का मतलब है हर एक एलिमेंट का माइनर निकलेगा अलग अलग, ठीक है ना। माइनर ऑफ A11 को हम लोग लिखते हैं M11, माइनर ऑफ A11 को क्या लिखेंगे? M11। कितने माइनर होंगे? जितने एलिमेंट होंगे। तो सेकंड निकालते हैं, M12। M12 कैसे मिलेगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करने के बाद जो बचेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करने के बाद जो बचेगा उसको डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है, 4 6 7 -2। ऐसी M13 थर्ड एलिमेंट जो है, ठीक है, तो इसकी सिधाई में जो रो और कॉलम है उसको हाइड कर दो, उसके बाद जो बचेगा उसको डिटरमिनेंट के अंदर लिख दो।
क्लियर होगी बात? भाई डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आता ही है, सॉल्व तो कर ही दोगे, ठीक है। 5 माइनस 2 कितना देगा, -10, और ये देगा -48, ये देगा -58। ऐसे ही सारे निकाल लेने हैं। तो m यहाँ पे आएगा 21, फिर आएगा m22, और फिर आएगा m23, फिर क्या आएगा m31, और आएगा m32, और आएगा m33। हाँ बस वही है, ठीक है। जितना एलिमेंट होंगे उतने माइनर होंगे। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, 9 माइनर होंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात? और इसको माइनर क्यों बोल रहे, समय आ गया, माइनर यानी छोटा रूप। किसका छोटा रूप है? इस वाले डिटरमिनेंट का छोटा रूप है, ठीक है। पर इस डिटरमिनेंट का छोटा रूप है तो भाई छोटा रूप तो इस एलिमेंट से अलग बनेगा, इस एलिमेंट से अलग बनेगा, इस एलिमेंट से अलग बनेगा, इससे अलग बनेगा, है ना। और माइनर का ऑर्डर देख लो क्या है। अगर डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3/3 है, मतलब डिटरमिनेंट जिसका ले रहे, जिस मैट्रिक्स ले रहे 3/3 है, तो माइनर जिस मैट्रिक्स का बन रहा है उसका ऑर्डर 2/2 है, तो माइनर का ऑर्डर 1 कम हो जाता है। बात समझ आ गई? इसका मतलब है हम माइनर तभी निकाल सकते हैं जब कम से कम मैट्रिक्स 2/2 का ऑर्डर हो, उसका माइनर क्या आ जाएगा, 1/1 का ऑर्डर आ जाएगा। अगर मैट्रिक्स 1/1 का है तो उसका माइनर निकाल ही नहीं पाएंगे हम, क्योंकि उसका जो माइनर हो जाएगा वो 0/0 का ऑर्डर, 0/0 ऑर्डर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो माइनर निकालना है अगर हमें, तो कम से कम कितने ऑर्डर का होना चाहिए, 2/2 का होना चाहिए। समझ में आ गई बात? निकाल लोगे ना ये पूरा, निकाल लो निकाल लो। तो माइनर समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट हेडिंग लिखो कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स, अच्छा, जिस तरह माइनर एलिमेंट्स का होता है उस तरह कोफैक्टर्स भी एलिमेंट्स का होता है, यानी जितने एलिमेंट होते उतने माइनर थे, इसी तरह जितने एलिमेंट होंगे उतने ही कोफैक्टर होंगे, ठीक है। बल्कि हम लोग कोफैक्टर डायरेक्ट माइनर से निकाल सकते हैं। लिखो कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट of a determinant is denoted by capital A ij और कैपिटल C ij। किसी किताब में कैपिटल A ij लिखा जाता है, एनसीईआरटी में कैपिटल A ij है, ठीक है, और किसी किताब में C ij लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे आप आर डी शर्मा वगैरह पढ़ोगे उसमें C ij लिखा रहेगा। कोफैक्टर को या तो C ij से डिनोट करते हैं या कैपिटल A ij से डिनोट करते हैं। समझ आगे बात? सच दैट, अब हम ये बता रहे हैं कोफैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो कैपिटल ए आई जे की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो हो जाएगी आपकी -1 की पावर i प्लस जे, और आ जाएगा एम आई जे। एम आई जे क्या है, वेयर एम आई जे, ठीक है, इज कोफैक्टर, सॉरी माइनर, एम ए जे इज माइनर ऑफ ए आई जे, एलिमेंट ए आई जे का माइनर है एम आई जे, ठीक है। यानी कोफैक्टर और माइनर में रिलेशन है। किस चीज का रिलेशन है? देखो, देखा जाए तो एम आई जे के बराबर ही है, बस -1 की पावर आई प्लस जे आ रहा है। अब -1 की पावर आई प्लस जे का क्या मतलब है? हाँ, आई और जे तो रो और कॉलम हो गए, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जब हम ऐसे किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे जो इवन पोजीशन में है, इवन पोजीशन का मतलब क्या है, जिसमें आई और जे को ऐड करके क्या आएगा, इवन नंबर, ठीक है ना। तो उस केस में ए आई जे और एम आई जे बराबर होंगे, क्योंकि -1 की पावर इवन तो 1 ही हो जाएगा। लेकिन जब ऑड पावर होगी, मतलब जब ऑड पोजीशन होगी, तो आपको पता है ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर ऑड हो जाएगा, जो कि -1 ही हो जाएगा। तो यानी जो कोफैक्टर है या तो वो नेगेटिव एम आई जे के इक्वल होगा या पॉजिटिव एम आई जे के इक्वल होगा। कब होगा नेगेटिव एम आई जे के इक्वल? जब आपकी ऑड पावर है, मतलब ऑड पोजीशन है, और जब इवन पोजीशन है तो कैपिटल ए आई जे यानी कि कोफैक्टर जो होगा वो माइनर के इक्वल होगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका नाम चलो कैपिटल ए रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। इसमें माइनर क्या क्या आएंगे बताओ? M11 क्या आएगा? M11 आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दोगे, जो भी एलिमेंट बचेगा उसका डिटर्मिनेंट, तो 4 का डिटर्मिनेंट 4 ही आएगा, हाँ है ना। फिर आएगा M12। M12 कैसे निकालेंगे? फर्स्ट और सेकंड कॉलम हाइड कर देंगे, क्या बच जाएगा? 3। फिर आएगा M21, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम
सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ऐड कर देंगे, क्या बचेगा 2 का डिटरमिनेंट जो कि हो जाएगा 2, और फिर निकालेंगे m22, यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम ऐड कर देंगे, बचेगा 1 का डिटरमिनेंट जो कि होता है 1। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो आ गए माइनर्स। कोफैक्टर क्या हो जाएगा a11, ठीक है, a12, a13 और a13 नहीं, a21 और a22, ठीक है। पोजीशन क्या है 1 + 1 इवन, इवन है तो माइनर के बराबर होगा, यानी 4 ही आएगा। समझ आ गई बात। अगर ऑड पोजीशन है तो नेगेटिव माइनर के इक्वल होगा, ठीक है ना। फिर से a21 ऑड पोजीशन है -2, इवन पोजीशन है, मेरे ख्याल समझ में आ गया। एक क्वेश्चन देता हूं 3/3 का, उसके माइनर भी निकालो, कोफैक्टर भी निकालो। हाँ वो तो ऑब्वियसली बात है ना, ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो। मैट्रिक्स बाद में डिटरमिनेंट बन जाता है, इसमें डिटरमिनेंट बनाने के बाद माइनर निकालते हैं। खैर डिटरमिनेंट कैलकुलेट ही नहीं करना तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। -1, -2, 3, 4, -5, 1, 2, -6 और लेट्स से 5। चलो इसके माइनर्स भी निकालो और कोफैक्टर्स भी निकालो। क्या क्या है माइनर, पहले का -19, दूसरे का 18, फिर है a13 का -14, फिर है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का 8, फिर -11, 10, 13, -13 और 13। कोफैक्टर्स में क्या चेंजेस आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है। पहले वाले का -19 है, पहला कोफैक्टर -19, दूसरा कोफैक्टर -18, तीसरा कोफैक्टर -14, चौथा कोफैक्टर -8, -11, -10, 13, 13, 13, यही है, ठीक है। तो सबको माइनर निकालना आ गया, कोफैक्टर निकालना भी आ गया, आगे ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो कोफैक्टर्स में और डिटर्मिनेंट्स में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है वो देखते हैं। देखो जी, जैसे अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दे दूं, ये रहा ABCDEFGHI, मान लो मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं और मैं पहले रो से एक्सपेंड करता हूं, तो A, इसको और इसको हाइड करते हैं और फिर जो बचता है उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ऐसे होता है, ध्यान से देखते रहना। फिर आता है -B, फिर इसको और इसको हाइड करेंगे तो क्या बचेगा DFGI + C, फिर इसको और इसको हाइड कर देंगे तो आएगा DEGH। अब एक चीज बताओ, तो मैं नहीं लगता ये माइनर है। किसका माइनर है ये, ए का ही तो माइनर है ना। और ज्यादा अप्रोप्रिएटली बोलूं तो ये कोफैक्टर है, ये भी कोफैक्टर है, ये भी कोफैक्टर है, ये भी कोफैक्टर है। कारण बताता हूं कोफैक्टर, इधर माइनस आ रहा है, इसका माइनस मैं इसके साथ चिपका दूंगा, समझ आ गई बात। अब माइनस प्लस किसके कारण आता है, कोफैक्टर कारण आता है, माइनर के कारण आता है, कोफैक्टर के कारण आता है। भाई ये तो पॉजिटिव ही आना था, चाहे कोफैक्टर आए चाहे माइनर आए, यही पॉजिटिव आना था चाहे कोफैक्टर आए चाहे माइनर आए, लेकिन ये नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव आ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूं, आप एक चीज बताओ, क्या ए को मैं लिख सकता हूं A11, A11 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐसे लिखते हैं। और क्या मैं इसको कैपिटल A11 लिख सकता हूं, कोफैक्टर है ना, तो C11 लिख लो या कैपिटल A11 लिख लो। मैं कैपिटल A11 लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये कोफैक्टर किसका है, इसी का तो है, ए का ही तो है, यानी A11 का तो कोफैक्टर है, हाँ है ना, तो इसको कैपिटल A11 लिख सकते हैं। प्लस इसका माइनस कोफैक्टर में अगर मैं एडजस्ट कर दूं तो ये हो जाएगा A12, B की वैल्यू क्या हो गई, A12 सेकंड एलिमेंट है और ये कोफैक्टर भी इसी का है, तो आएगा कैपिटल A12। माइनस नहीं आएगा, माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसको कोफैक्टर बना दिया ना, तो कोफैक्टर की वैल्यू जब लिखेंगे तब माइनस में आएगा, पर नाम तो इसका ऐसे ही रहेगा। प्लस स्मॉल c A13 हो गया, ठीक है,
और ये हो गया कोफैक्टर ऑफ A13। तो ये जो पूरी वैल्यू निकाली है ये मैंने डिटर्मिनेंट निकाली है। तो यानी डिटर्मिनेंट, सुन लो जरा आप ध्यान से, अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो जिस रो के एलिमेंट ले रहे हो उसी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, डिटर्मिनेंट मिलता है। यानी कि डिटर्मिनेंट ये भी होगा A21, सेकंड रो का एलिमेंट ले रहा हूं, सेकंड रो के कोफैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। जिस रो का कोफैक्टर है उसी रो के कॉरस्पॉन्डिंग, जिस रो के एलिमेंट है उसी रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। समझ आ गई बात? कॉलम का भी हो सकता है। अभी फिर थर्ड वाला रो भी लिख लेता हूं, A31 कैपिटल A31 प्लस A32 कैपिटल A32 प्लस A33 कैपिटल A33, ये भी डिटर्मिनेंट है। समझ में आ गई बात? यानी डिटर्मिनेंट निकालने का हमें एक और तरीका पता लिया। कौन सा तरीका भाई? है तो ये वही जो हमने पहले पढ़ा था, पर उसी को हमने कोफैक्टर के टर्म्स में लिख दिया है। क्लियर हो गई बात? जिस भी रो के एलिमेंट ले रहे हो उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था हम कॉलम के कोफैक्टर्स ले ले और कॉलम के एलिमेंट ले ले। फॉर एग्जाम्पल ये लेता हूं पहला कॉलम क्या है? A11, तो कैपिटल A11 प्लस ये क्या है? A21 कैपिटल A21 प्लस A31 कैपिटल A31, ये भी डिटर्मिनेंट है। बताओ इतनी बात समझ आ गई? चलो एक बात तो मुझे समझ में आ गई है, जिस रो के एलिमेंट ले रहा हूं उसी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करूंगा डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। पर क्या होगा अगर मैं एलिमेंट तो पहले रो के ले रहा हूं पर कोफैक्टर सेकंड रो के ले रहा हूं, तो तब मैं मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करूंगा तब जीरो आएगा। ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात मैंने भी बोली है। मैंने क्या बोला कि जब मैं किसी रो के एलिमेंट ले रहा हूं पर कोफैक्टर किसी और रो के ले रहा हूं, या फिर किसी कॉलम के एलिमेंट ले रहा हूं पर कोफैक्टर किसी और कॉलम के ले रहा हूं और मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करूंगा तो क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है ना? मतलब ये नोट करके लिख लेना। पहला पॉइंट क्या बन गया? द सम, किसका सम? ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो with their corresponding cofactors gives us determinant of a matrix. समझ आ गई बात? मैंने क्या बोला? द सम, किसका सम? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। ऑफ अ रो और कॉलम कर लो, यहां पे ऑफ अ रो ब्रैकेट में लिख लो और कॉलम, या तो रो या कॉलम के एलिमेंट्स। ठीक है? और उसका प्रोडक्ट किसके साथ लेना है? उसी रो के या उसी कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ, और फिर उनका सम लेना है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सेकंड, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम with the corresponding cofactors of any other row, ठीक है, और कॉलम, जब कॉलम होगा तो कॉलम से करना है, इज जीरो, तब क्या आएगा? जीरो आएगा। समझ आ गई बात? सबको बात क्लियर हो गई? ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ? यहां लिख रहा हूं मैं, यानी ऐसा कुछ होगा जैसे अगर मान लो मैं पहला रो लेता हूं, पहले रो के एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे? A11, कोफैक्टर ले रहा हूं मैं सेकंड रो के तो A21 प्लस A फर्स्ट रो के एलिमेंट लेते हैं तो A12 कोफैक्टर सेकंड रो के प्लस फर्स्ट रो के एलिमेंट कोफैक्टर सेकंड रो के, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? जीरो आएगी। समझ आ गई बात? कल मैं आपको बताऊंगा जीरो क्यों आ रही है। ठीक है? कितना टाइम हो रहा है अभी? हाँ चलो, समझ में आ गई बात? यहाँ सब कुछ समझ में आ गया? माइनस समझ में आ गया, कोफैक्टर समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया कि जब हम किसी रो के एलिमेंट को लेते हैं या कॉलम के एलिमेंट को लेते हो और फिर उसी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो सम निकलता है वो डिटरमिनेंट होता है। अगर हमने
एलिमेंट ले रखे किसी रो के, ठीक है, और कोफैक्टर ले रखे किसी और रो के, और उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। कल हम ये डिस्कस करेंगे जीरो क्यों आएगा। समझ आ गई बात?